हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ एक खास सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है क्या, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन डिस्कशन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन, जिसमें हम नेट जेआरएफ भूगोल विषय की विगत वर्षों में, खासतौर पर कब, ये सीरीज है दिसंबर 2023 में पूछे गए प्रश्नों की डिस्कशन पर। यानी दिसंबर 2023 की जो नेट जेआरएफ का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में भूगोल विषय से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, किस प्रकार के प्रश्नों को फ्रेम किया गया है। यह जो पूरी सीरीज है कैसी चलेगी, यह चलेगी क्रम वाइज। यानी पहले यूनिट 1 पर चर्चा होगी, फिर यूनिट 2 पर चर्चा होगी, जिसमें हमने यूनिट 1 के प्रश्नों पर चर्चा कर ली है। आज हम चर्चा करेंगे यूनिट 2 के प्रश्नों पर, जो दिसंबर 2023 में जलवायु विज्ञान से पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जलवायु विज्ञान से कैसे प्रश्नों को फ्रेम किया गया है, कब। ध्यान रखिएगा दिसंबर वाले एग्जाम में। सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रति इकाई वायुभार में जलवाष्प का भार खालिस्तान होती है। हमारे पास ऑप्शन है निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता या वाष्प दबाव। देखिए प्रश्न में क्या लिखा है। प्रश्न में पूछा गया है प्रति इकाई वायुभार में जलवाष्प का भार, ध्यान रखिएगा। और प्रति इकाई जब वायुभार की बात आती है तो ध्यान रखें, हमने ली है एक, मान लीजिए यह क्या है, एक प्रति इकाई या कह सकते हैं आर्द्र हवा। ठीक, यानी यह क्या है, वायुभार है। वायुभार है हमारे पास मौजूद है, एक इकाई हमने इसके ली है। अब इस इकाई में या इस जो हमारे पास एक इकाई वायुभार मौजूद है, इसमें वर्तमान में, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जलवाष्प की मात्रा कितनी है, वर्तमान में वास्तविक नमी की मात्रा कितनी है, वर्तमान में वास्तविक नमी की मात्रा कितनी है, वास्तविक नमी की मात्रा कितनी है, यह हमें किससे पता चलता है, यह हमें पता चलता है विशिष्ट आर्द्रता से। यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। क्यों? क्योंकि प्रति इकाई वायुभार में जलवाष्प का भार, जलवाष्प या समस्त द्रव्यमान का, या समस्त जलवाष्प का द्रव्यमान ही क्या कहलाता है, विशिष्ट आर्द्रता कहलाता है। अब इसे यदि पूछा जाए कि कैसे, तो ध्यान रखिएगा, जब भी विशिष्ट आर्द्रता की बात आती है तो आपको क्या याद रखना है कि किसी भी, यानी जब भी जलवाष्प के भार की बात आएगी तो किस तरीके से आप जानेंगे कि विशिष्ट आर्द्रता है। तो ध्यान रखिएगा, 1 किलोग्राम आर्द्र वायु में हम किसके भार को मापेंगे, हम मापेंगे जलवाष्प के समस्त भार को। लेकिन किस में, तो ध्यान रखना है, ग्राम इकाई में जलवाष्प के सकल द्रव्यमान की गणना की जाएगी। ग्राम इकाई में जलवाष्प के सकल द्रव्यमान, पूरे भार, पूरे द्रव्यमान की गणना की जाएगी। वही क्या कहलाती है, वही कहलाती है विशिष्ट आर्द्रता, वही कहलाती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यानी पहला प्रश्न हमारा हल हो गया। पहले प्रश्न में क्या है, प्रति इकाई वायुभार में जलवाष्प का भार क्या कहलाता है, विशिष्ट आर्द्रता यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहलाता है। देखिए यहां पर आप ये भी पूछ सकते हैं क्या कि ह्यूमिडिटी क्या है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए चारों ऑप्शन में आर्द्रता शब्द आ ही रहा है, तो आप ह्यूमिडिटी को या आर्द्रता को बहुत ही आसान शब्दों में समझ सकते हैं, नमी से। नमी यानी आपके पास कोई जलवाष्प मौजूद है क्या, आपके पास मान लीजिए वायु मौजूद है, और उस वायु में स्थित जल के जो गैसीय रूप है उसे ही हम आर्द्रता कहते हैं। मान लीजिए आपके पास यह वायु मौजूद है, इस वायु में हमारे पास जो कण मौजूद हैं, इनमें जो गैसीय रूप है इसे ही कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, लेकिन किसका गैसीय रूप, ये ध्यान रखिएगा। तो इस वायु में स्थित जल का गैसीय रूप आर्द्रता कहलाता है। किसका? जल का गैसीय रूप क्या कहलाता है,
आर्द्रता कहलाता है, नमी कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आर्द्रता और हमने जाना विशिष्ट आर्द्रता के बारे में। पहला प्रश्न हमारा हल हो गया जो दिसंबर 2023 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वायुमंडल के रासायनिक मंडलों में से कौन सा पृथ्वी के धरातल से सबसे बाह्य मंडल में स्थित है? ध्यान रखिए, प्रश्न को आपको बहुत ठीक से पढ़ना है सबसे पहले, क्योंकि कई बार प्रश्नों को यदि आप गलत तरीके से पढ़ते हैं तो भी प्रश्न गलत हो जाते हैं। ठीक है, यदि आप गलत पढ़ते हैं तो आप उसे सही तरीके से हल नहीं कर पाएंगे, सही जवाब नहीं दे पाएंगे। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित वायुमंडल के रासायनिक मंडलों में से कौन सा पृथ्वी के धरातल से सबसे बाह्य मंडल में स्थित है? अब इंपॉर्टेंट बात देखिए, जब हम पृथ्वी के संघटकों की बात करते हैं, हम वायुमंडल की बात करते हैं, वायुमंडल के निर्माण में जिन भी संघटकों की हम बात करते हैं, अब इसमें हम बात करते हैं किसे, कि ये दो प्रकार से निर्मित है। पहला तो तापीय और दूसरा है रासायनिक। ठीक, अब जब हम तापीय तरीके से बात करते हैं तो तापीय में वायुमंडल के को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में और बाह्य मंडल में। ठीक, जब हम बात करते हैं रासायनिक स्थिति के आधार पर, तो रासायनिक स्थिति के आधार पर ये दो भागों में डिवाइड है, एक तो सममंडल और दूसरा विषम मंडल। ठीक, जो विषम मंडल है, रासायनिक आधार पर जो हमने विभाजन किया, विषम मंडल को जो हमारे आसपास गैसीय परतें मौजूद हैं उनके आधार पर डिवाइड किया गया है। तो प्रश्न में जो पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, इसमें क्या पूछा जा रहा है, रासायनिक मंडलों में से कौन सा पृथ्वी के धरातल से सबसे बाह्य है? रासायनिक यानी यहाँ पर रासायनिक संघटकों की बात की जाएगी। रासायनिक संघटकों में कौन कौन सी चीजें शामिल है? नाइट्रोजन परत, ऑक्सीजन परत, हीलियम परत और हाइड्रोजन परत। अब आपको बताना है कि जो हमारे पास यह मंडल मौजूद है, रासायनिक परतें हमारे पास मौजूद हैं, इनमें पृथ्वी के धरातल से सबसे बाह्य यानी सबसे ऊपरी परत कौन सी है, आपको बताना है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, रासायनिक आधार पर या आप कह सकते हैं कि विषम मंडल को 90 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक मापा गया। यानी कहा जाता है कि विषम मंडल की जो पूरी ऊंचाई है वह कहां तक है? 10,000 किलोमीटर तक है, जिसमें से 90 से 200 किलोमीटर पहली परत कहलाती है आणविक नाइट्रोजन। 90 से 200 किलोमीटर पहली परत क्या कहलाती है? आणविक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की परत है यह। ठीक, अब बात करते हैं 200 किलोमीटर से 1100 किलोमीटर तक की जो परत है वह कहलाती है एटॉमिक ऑक्सीजन परत। ध्यान रखिएगा, कहां तक? 1100 किलोमीटर तक। यह क्या कहलाती है? ऑक्सीजन परत, एटॉमिक ऑक्सीजन परत। ठीक, अब आती है तीसरी परत। तीसरी परत 1100 किलोमीटर से शुरू होती है और जाती है 3500 किलोमीटर तक। 3500 किलोमीटर तक इस परत को कहा जाता है, किसकी परत है यह? हीलियम की परत है। ध्यान रखिएगा, यह परत है किसकी? हीलियम की, यानी इसे हीलियम परत के नाम से जाना जाता है। और ठीक इसी वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कहलाती है हाइड्रोजन परत। क्या कहलाती है? हाइड्रोजन परत। और ये कहां से शुरू होती है? ध्यान रखिएगा, 3500 किलोमीटर से ऊपर से फिर यह शुरू होती है। यानी निम्नलिखित में से यदि हम बात करें रासायनिक मंडलों में कौन सा मंडल है जो पृथ्वी की धरातल से सबसे बाहर पर है, तो वह परत है हाइड्रोजन परत। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो हमने विभिन्न परतों को भी समझ लिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है सूर्यातप के बारे में। सूर्यातप यानी इंसोलेशन के बारे में। अब इंसोलेशन यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जिसके बारे में हमने चर्चा किया भी है। क्या? इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी यह एक प्रकार का क्या है? विकिरण है, जो कहां से आ रहा है? सूर्य से आ रहा है, यानी सौरिक किरणें। तो पृथ्वी के धरातल पर प्राप्त होने वाली सौरिक किरणों को, सौरिक विकिरण को, समस्त सौरिक विकिरण को क्या कहा जाता है? सूर्यातप कहा जाता है।
तो देखिए प्रश्न क्या है, सूर्य तप से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। आपके पास कथन क्या है, किसी वस्तु द्वारा अपने पर पड़ने वाले विद्युत चुंबकीय तरंगों को अपने में समावेशित किया जा सकता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। ठीक, बिल्कुल सही बात है। आपके ऊपर या मान लीजिए कि किसी वस्तु के ऊपर कोई विद्युत चुंबकीय तरंगे पड़ रही हैं और वो विद्युत चुंबकीय तरंगे उसके भीतर समाहित हो गई, तो उसने क्या कर लिया, विद्युत चुंबकीय तरंगों को अवशोषित कर लिया। यानी पहला कथन क्या है, सही हो जाएगा। आपको बताना है, इन्हीं कथनों पर ध्यान देना है और बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर कौन सा है। ठीक, दूसरा, विकिरण, किसी वस्तु द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों का वस्तु या तरंग में परिवर्तन किए बिना प्रतिकर्षण की क्षमता होती है। ऐसा तो नहीं है, वस्तु या तरंग में परिवर्तन किए बिना प्रतिकर्षण की क्षमता नहीं होती। किसके बारे में पूछा जा रहा है, विकिरण के बारे में पूछा जा रहा है, वो भी किसी वस्तु द्वारा। ठीक, दूसरा, तीसरा, हवा में गैस अणु और कण पदार्थ, ध्यान रखिएगा, हवा में गैस अणु और कण पदार्थ प्रकाश तरंगों को विक्षेपित और पुनर्देशित कर सकती हैं, जो कि संचरण कहलाता है। नहीं, केवल इसे ही संचरण नहीं कहते हैं। ठीक है, और ऑप्शन हमारे पास जो चौथा कथन है वह क्या है, ऊष्मा ऊर्जा का एक अणु से दूसरे अणु में उनकी स्थिति में परिवर्तन किए बिना जाना। कहां पर, ऊष्मा का या ऊर्जा का एक अणु से दूसरे अणु में जाना या ट्रांसफर होना, लेकिन कब, उसकी स्थिति में परिवर्तन किए बिना ही चालन कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। यानी यहाँ पर पहला कथन सही है और चौथा कथन सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, केवल 1 और 4 कथन क्या है, सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। कथन 1 क्या कह रहा है, अवरोही भवनों की उत्पत्ति ठंडे ऊंचे क्षेत्रों में होती है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जा रहा है, अवरोही भवनों की उत्पत्ति कहां, ठंडे ऊंचे क्षेत्रों में होती है और ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में कम ऊंचाई की ओर बहती है तथा इन्हें गुरुत्व प्रवाह हवाएं भी कहते हैं। दूसरा है, पैम्पोरो और हिबूब स्थानीय अवरोही भवनें हैं। ठीक, उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके पास क्या कथन है, कथन 1 सही है, कथन 2 दोनों सही है। ठीक, दूसरा है यानी बी ऑप्शन है, कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं। सी ऑप्शन है, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। और डी ऑप्शन है, कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। अब देखिए, जब हम बात करेंगे अवरोही पवनों के बारे में तो ध्यान रखिएगा, हमने एक चीज पढ़ी थी जब हमने पर्वतों के बारे में पढ़ा था। क्या, मान लीजिए यह पर्वत है, ठीक, और यहां से हवा उठी ऊपर की ओर उठती है। जब क्या होती है, गर्म हवा होती है, ऊपर की ओर उठती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वायु का आरोहण हो रहा है। ठीक, और जब यही हवा दूसरी ओर नीचे की ओर आती है इस तरीके से, तो इसे क्या कहते हैं, अवरोहण। ध्यान रखिएगा, और यहाँ शब्द क्या है, अवरोही पवनें। यानी बिल्कुल सही बात है। आप क्या कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं कि ठंडे ऊंचे क्षेत्रों में अवरोही पवनों की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर ठंडे ऊंचे क्षेत्रों में जैसे ही गर्म हवाएं ऊपर की ओर जाती हैं तो ये क्या होती हैं, ठंडी हो जाती हैं, और ठंडी होती है तो ऊष्मा इनसे बाहर की ओर निकलती है, और ऊष्मा बाहर निकलती है तो ठंडी होकर ये हवाएं नीचे की ओर आती हैं। यानी इनका क्या होता है, अवरोहण होता है, और गुरुत्वाकर्षण का भी इन पर प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की वजह से ये और नीचे की ओर आती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें कि ठंडे ऊंचे प्रदेशों में जो ये अवरोही पवनें हैं ये नीचे की ओर आती हैं, इसमें गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव भी पड़ता है, और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की वजह से ये इतनी ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर आती हैं। यानी यह कथन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और इन्हें गुरुत्व प्रवाह पवनें भी या हवाएं भी कहते हैं। अब दूसरे कथन की बात करें, पैम्पोरो और हिबूब की, ध्यान रखिए, बहुत तेजी गति से चलने वाली हवाएं होती हैं। पैम्पोरो दक्षिणी गोलार्ध में खास तौर पर चलती हैं और गर्मी के खत्म होने का संदेश देती हैं। हिबूब की बात करें तो सहारा रेगिस्तान, खासकर दक्षिणी सहारा की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर चलने वाली जो गर्म और रेतीली हवाएं हैं वही कहलाती हैं हिबूब। यानी ये क्या नहीं है, ये अवरोही पवनें नहीं है,
तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्योंकि कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। आपको सूची 1 और सूची 2 दी गई है। सूची 1 में है मृदा निर्माण प्रक्रम या मृदा निर्माण की प्रक्रिया, किन किन प्रक्रियाओं के माध्यम से मृदा का निर्माण होता है, और दूसरा है जलवायु। अब आपको यह बताना है कि निम्नलिखित में से किस जलवायु में किस प्रकार की या कैसी मृदा निर्माण की प्रक्रिया होती है या पाई जाती है। क्योंकि हम पृथ्वी की बात करें और इन विभिन्न जलवायु की बात करें, स्थितियों की बात करें, तो इन सभी विभिन्न जलवायु स्थितियों में मृदा तो पाई ही जाती है, और इस मृदा के निर्माण में अलग अलग स्थिति होने की वजह से अलग अलग प्रक्रम होता है और इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं लेटराइजेशन के बारे में। देखिए, जब भी लेटराइजेशन के बारे में आपसे कोई चीज पूछी जाए तो ध्यान रखें, लेटराइजेशन किससे संबंधित होगी, लेटराइट मिट्टी से। ठीक, अब लेटराइजेशन की प्रक्रिया यदि पूछा जाए कि कहां पर होती है, तो यह होती है उष्ण एवं आर्द्र जलवायु प्रदेशों में। ध्यान रखिएगा, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु प्रदेशों में। इसमें जो मृदा है वह लाल रंग की पाई जाती है। लाल रंग की क्यों पाई जाती है, क्योंकि इस मृदा की जो ऊपरी परत है उसमें एल्यूमिनियम और आयरन की मात्रा अत्यधिक होती है। इनकी मात्रा की अधिकता की वजह से यह लाल रंग की होती है, लेटराइट मिट्टी कहलाती है। इस पूरी प्रोसेस को, इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है, लेटराइजेशन। और लेटराइजेशन की प्रक्रिया कहां पर होती है, उष्ण और आर्द्र जलवायु प्रदेशों में होती है। इसमें ध्यान रखिएगा, कहां पर, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु प्रदेशों में यह घटित होती है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस पूरी प्रोसेस में जो सिलिका है, हमने सिलिका के बारे में पढ़ा है, सिलिका नीचे की ओर चली जाती है परतों में। ठीक है, अब बात करें यदि पॉडजोलाइजेशन के बारे में, ध्यान रखिएगा, पॉडजोलाइजेशन। पॉडजोलाइजेशन की जो मृदा निर्माण की प्रक्रिया है यह घटित होती है शीत आर्द्र जलवायु प्रदेशों में, या आप कह सकते हैं आर्द्र शीतोष्ण जलवायु प्रदेशों में। पॉडजोलाइजेशन यह एक मृदा निर्माण की प्रक्रिया है या प्रोसेस है या प्रक्रम है, यह घटित होता है। और जब भी पॉडजोलाइजेशन की बात की जाएगी, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि यह पॉडजोल मृदा से संबंधित है। पॉडजोल मृदा से संबंधित है। कहां पर घटित हो रही है, आर्द्र शीतोष्ण जलवायु प्रदेशों में घटित हो रही है। और इसकी खास बात क्या है कि इसमें सिलिका की अधिकता होती है, ह्यूमस की मात्रा इसमें कम होती है, या आप कह सकते हैं ह्यूमस का अभाव होता है। तो पॉडलाइजेशन की प्रक्रिया कहां होती है, आर्द्र शीतोष्ण जलवायु प्रदेशों में घटित होती है। अब बात करें यदि ग्लेजिएशन के बारे में, ध्यान रखिएगा, ग्लेजिएशन या ग्लेयीकरण आपको ये दो नामों से मिल सकता है। एक तो ग्लेजिएशन भी मिल सकता है या आपको यह ग्लेयीकरण मिल सकता है। यह भी मृदा निर्माण का एक प्रक्रम है, और ग्लेयीकरण का जो प्रक्रम है वह अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में होता है। ध्यान रखिएगा, या आर्द्र, तो ध्यान रखें, अत्यधिक ठंडे एवं आर्द्र प्रदेशों में मृदा निर्माण की प्रक्रम या प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ग्लेजिएशन। ठीक है, जब भी ग्लेजिएशन की बात आएगी तो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ग्लेजिएशन में क्या होता है, जो अपघटित पदार्थ होता है वह ठीक तरीके से विघटित नहीं हो पाता, या आप कह सकते हैं इसमें जो आसपास पूरे क्षेत्रों में जो विघटित पदार्थ होता है या जो कार्बनिक पदार्थ होता है, इसे आप मानकर चलिए, हम बात कर रहे हैं कार्बनिक पदार्थ की, तो ये जो कार्बनिक पदार्थ है इसका विघटन ठीक से नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पर ह्यूमस का अभाव देखने को मिलता है। ठीक है, एक और खास बात क्या है कि यहाँ पर टेम्परेचर चूंकि कम होता है तो जो आसपास जल की आपूर्ति होती है वह हिमगलन से ही होती है। तो ग्लेजिएशन या ग्लेयीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है, अत्यधिक ठंडे एवं आर्द्र प्रदेशों में। बात करें खट्टीकरण या कैल्सिफिकेशन के बारे में। ठीक है, कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन यानी आप ध्यान रखें इसके भीतर केशिकत्व की क्रिया देखने को मिलती है या प्रक्रिया देखने को मिलती है, जिसमें जो जल है, ध्यान रखें, जल रिसकर कहाँ पहुंच जाता है, मृदा की निचली परतों में पहुंच जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जब भी बात आएगी किसके बारे में, केसीकरण के बारे में, कैल्सीकरण के बारे में, ध्यान रखें
कैल्सिफिकेशन को कैल्सीकरण भी कहते हैं और इसे खट्टीकरण भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, यह जो पूरी प्रोसेस है, यह एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कहाँ होती है, तो अर्धशुष्क एवं शुष्क क्षेत्रों में। तो इसका सही जोड़ी क्या होगी, इसकी तीसरे नंबर वाला अर्धशुष्क। यह प्रक्रिया वहीं पर होती है, जल क्या होता है नीचे की परतों में पहुंच जाता है केशिकत्व की क्रिया के द्वारा। इस वजह से उसके ऊपरी जो परत है उसमें क्षारीय तत्वों में वृद्धि होती है। क्षारीय तत्व क्या होते हैं, ऊपरी परत में ज्यादा पाए जाते हैं। अब इसे हम सही तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, लेटराइजेशन के बारे में हमने बात की, कहाँ होती है, उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्र में। हम बात करेंगे पोर्टोलाइजेशन के बारे में, यह कहाँ होती है, आर्द्र शीतोष्ण में। यानी पहले की सही जोड़ी क्या है, 2, दूसरे की है क्या, 1। तो आपके पास सही क्रम क्या मिल रहा है, 2, 1। फिर देखिए ग्लेशिएशन कहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, कहाँ पर प्रक्रिया संपन्न होती है, अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में, यानी 4। फिर इसके बाद खट्टीकरण या कैल्सिफिकेशन या आप कह सकते हैं कैल्सीकरण की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, अर्धशुष्क क्षेत्रों में, यानी 3। तो सही क्रम क्या है, 2, 1, 4, 3। आइए देखते हैं कहाँ पर है यह, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3। देखिए यहाँ है ऑप्शन डी, 2, 1, 4, 3। यह इस प्रश्न का क्या है, सही जवाब है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको इससे इंपॉर्टेंट जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे जिसके बारे में हमने चर्चा की वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप चाहें तो अन्य जो प्रश्न है उनके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको जब समझेंगे आप इसे तो आपको ये समझने में आसानी होगी, ठीक है। और आप इस तरीके से जो रासायनिक मंडल हमने बात की, वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में, तो आप रासायनिक मंडल का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कितनी किलोमीटर से, आपने लगभग मानकर चलिएगा, ध्यान रखें लगभग में है ये सारी चीजें, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो आप मानकर चलिए कि सारे जो किलोमीटर में जो डिस्टेंस है वे क्या है, लगभग में, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका भी ले सकते हैं, जिसमें प्रति इकाई वायु भार में जलवाष्प की भार की बात की जा रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हम हमारी अगली यूनिट से संबंधित 2023 के दिसंबर के प्रश्नों को लेकर, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, शुक्रिया।